तो चलिए आज खामोश फाइल्स के एक ऐसे केस की परतें खोलते हैं जो दिमाग घुमा देगा। ये कहानी है मोहित सूद की और ये हमें बताएगी कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला करप्शन का मामला असल में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश का बस एक छोटा सा धागा हो सकता है। और शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, समझ लीजिए एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर कि जुर्म की कोई सरहद नहीं होती। हो सकता है जो आज हमारे शहर में हो रहा हो उसके तार दुनिया के किसी दूसरे कोने से जुड़े हुए हों। तो कहानी शुरू हुई एक मामूली से करप्शन केस से, बिल्कुल सीधा साधा। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने एक एक धागा खींचना शुरू किया ना, पूरा का पूरा मकड़ जाल सामने आ गया। और कमाल की बात ये थी कि स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक हर धागे का सिरा सिर्फ एक ही नाम पर आकर रुकता था, मोहित सूद। अब सवाल ये है कि आखिर ये मोहित सूद था कौन? देखिए, कागजों पर तो वो एक बेहद कामयाब रियल एस्टेट कंसल्टेंट था, रिकॉर्ड एकदम बेदाग, बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन डिजिटल दुनिया में जब झांका गया तो उसके कनेक्शन सीधे सीधे विदेशी फंडिंग और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ रहे थे। और बस यहीं से मोहित सूद का वो शरीफ वाला मुखौटा धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया था। इस केस के इन्वेस्टिगेटर थे इंस्पेक्टर आदित्य राव। उनका एक ही उसूल था कि मास्टरमाइंड कभी सामने नहीं आता, लेकिन उसका पैसा हमेशा निशान छोड़ जाता है। उनका मानना था कि हर क्रिमिनल कोई ना कोई गलती करता ही है, और मोहित सूद के केस में वो गलती थी पैसा। राव का फंडा एकदम क्लियर था, अगर क्रिमिनल तक पहुंचना है तो बस उसके पैसे का पीछा करो। तो चलिए अब आते हैं इस केस के सबसे पेचीदा हिस्से पर, पैसे का चक्रव्यूह। ये कोई छोटी मोटी हेराफेरी नहीं थी, जी नहीं, ये तो पैसों का एक ऐसा जाल था, ऐसा चक्रव्यूह जिससे भेदना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अब जरा देखिए कि ये पूरा खेल खेला कैसे गया। स्टेप 1, एक म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करो। स्टेप 2, उस कॉन्ट्रैक्ट से मिले पैसों को शेल कंपनियों में डाल दो। ये वो कंपनियां होती हैं जो सिर्फ कागजों पर जिंदा होती हैं। फिर स्टेप 3, इन पैसों को विदेश में मौजूद अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो। और आखिर में स्टेप 4, उसी पैसे को एक लीगल इन्वेस्टमेंट की तरह वापस देश में ले आओ। वाह, मतलब काले धन को सफेद करने का क्या शानदार तरीका था ये। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों पर खत्म नहीं होती। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बहुत ही खौफनाक सच सामने आया। पता चला कि इस खेल में इंसानी जान की तो कोई कीमत ही नहीं थी। मामला जितना सोचा जा रहा था उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। हुआ ये कि फाइल सेक्शन में काम करने वाले 3 अधिकारियों ने इन पेमेंट्स में कुछ गड़बड़ी पकड़ी, और इसके कुछ ही दिनों बाद एक एक करके तीनों की अलग अलग हादसों में मौत हो गई। साफ था, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब ये केस सिर्फ एक फिनेंशियल फ्रॉड का नहीं रहा था, ये अब 3 खामोश मौतों का केस बन चुका था। अब तक सारे के सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, मोहित सूद। तो इंस्पेक्टर राव ने अपना आखिरी दांव चलने का फैसला किया। ये आमने सामने की टक्कर थी, सच का सामना। समझ लीजिए एक शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी। एक तरफ थे इंस्पेक्टर राव सच की तलाश में, और दूसरी तरफ था मोहित सूद अपने झूठ के किले में छिपा हुआ। तो पूछताछ शुरू हुई, लेकिन सूद वो तो जैसे एक चट्टान था। राव के हर सवाल का उसके पास एकदम नपातुला कानूनी जवाब तैयार था। म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंसी लेवल पर था। ए.के. शर्मा को जानते हो, प्रोफेशनल जान पहचान थी। विदेश से पैसा, वो तो लीगल इन्वेस्टमेंट था। वो इतना शांत था, इतना कॉन्फिडेंट, जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। जब लग रहा था कि सूद इस जाल से भी निकल जाएगा, तभी राव ने अपना तुरुप का इक्का फेंका। एक अकेली तस्वीर, एक प्राइवेट मीटिंग की फोटो, जिसमें सूद उन 3 अधिकारियों में से एक के साथ बैठा था जिसकी हादसे में मौत हुई थी। और ये तस्वीर मौत से ठीक 2 दिन पहले की थी। बस उस एक तस्वीर ने पूरा खेल बदल दिया। मोहित सूद के चेहरे से वो ठंडी मुस्कान गायब हो चुकी थी। और फिर इंस्पेक्टर राव ने वो लाइन कही जिसने कमरे का माहौल ही बदल दिया। उन्होंने बड़े आराम से पूछा, हादसे कब होते हैं सूद? तब जब कोई सच बोलने वाला होता है। ये अब सवाल जवाब नहीं था, ये एक सीधा इल्जाम था। अब माइंड गेम्स शुरू हो चुके थे। अब ठीक उसी वक्त जब राव को लगा कि वो ये बाजी जीत चुके हैं,
एक फ़ोन कॉल आता है और उस एक कॉल ने सब कुछ फिर से पलट दिया। ये साबित हो गया कि ये जाल उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये मामला पैसों और हत्याओं से भी आगे का था। वो फ़ोन था नेशनल सिक्योरिटी सेल से, और जो जानकारी मिली वो चौंकाने वाली थी। मोहित सूद सिर्फ पैसों का हेरफेर नहीं कर रहा था, वो तो एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा था। एक ऐसा खेल जिसमें फाइनेंशियल क्राइम, जमीन हथियाना, पॉलिटिकल फंडिंग और यहाँ तक कि फॉरेन कनेक्शंस भी शामिल थे। इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी मोहित सूद घबराया नहीं। उल्टा उसने बड़े शांत होकर कहा, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। सोचिए, ये एक धमकी भी थी और एक तरह का कबूलनामा भी। वो साफ साफ कह रहा था कि वो तो बस एक प्यादा है, असली खिलाड़ी तो कोई और हैं जो उसे बचा लेंगे। अब सवाल ये था कि क्या होगा? क्या इतने बड़े नेटवर्क के सामने मोहित सूद को गिरफ्तार किया भी जा सकेगा? इस कहानी का अंत एक जीत तो है, लेकिन एक अधूरी जीत। खैर, शाम तक एंटी करप्शन विंग से गिरफ्तारी की इजाजत मिल ही गई और मोहित सूद को हिरासत में ले लिया गया। ये एक छोटी ही सही, लेकिन बहुत बहुत जरूरी जीत थी। कम से कम मुख्य संदिग्ध अब पुलिस की गिरफ्त में था। लेकिन जाते जाते भी सूद इंस्पेक्टर राव को एक चेतावनी देना नहीं भूला। उसने कहा, आपने एक दरवाजा खोला है इंस्पेक्टर, अब पीछे मत देखना। मतलब साफ था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। उस रात इंस्पेक्टर राव ने अपनी डायरी में सिर्फ इतना लिखा, MS मिल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। राव जानते थे कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक आदमी को पकड़ लेना एक बात है, पर उस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना बिल्कुल दूसरी। और आखिर में उन्होंने अपनी डायरी में एक सवाल छोड़ा, जिसका जवाब शायद आज भी तलाशा जा रहा है। सीमा के पार ये जाल और कितना बड़ा है? ये वो सवाल है जो हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसे मकर जाल कभी पूरी तरह खत्म होते हैं, या ये हमेशा हमारी सोच से एक कदम आगे ही रहते हैं।